बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर है, जिसकी अंतरिम रूपरेखा तैयार हो गई है। व्हाइट हाउस और भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी किया है। फ्रेमवर्क के तहत भारत से अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया गया है और अमेरिका का दावा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या फिर कम होगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, पशु आहार के लिए रेड सॉरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। 5 साल में अमेरिका से $500 अरब का ये व्यापार होगा। अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पुर्जे कीमती धातुएं भारत की तरफ से खरीदी जाएंगी। तो दोनों देशों की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। संयुक्त बयान सामने आ गया है। आप देखिए, पहली जो तस्वीर है वो भारत सरकार की तरफ से जारी जो रिलीज थी उसकी है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। पीयूष गोयल देखिए क्या लिख रहे हैं। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर मिलेंगे। तो जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी है, इसमें भारत ने जो कृषि क्षेत्र है उसकी जो हित है उसको साधने पर, उस हित को संरक्षित करने पर जो स्टैंड लिया था उस पर भारत क्लियर है और इन सब के बीच अब संयुक्त बयान सामने आ गया है और इसमें पूरी रूपरेखा जो है साझा व्यापार की वो सामने ला दी गई है। पहली बात यह है कि जो 25% अतिरिक्त टैरिफ था वो हट गया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर भारत की तरफ से टैरिफ खत्म होगा या फिर कम होगा। इनमें पशु आहार के लिए रेड सॉरघम है, ट्री नट्स हैं, ताजे और प्रोसेस्ड फल हैं, एक लंबी सूची है और 5 साल में $500 अरब का ये डॉलर होगा, $500 अरब का पूरा व्यापार होगा। और देखिए, द्विपक्षीय व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी हो गया है। रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ लगा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ हटाया है। कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत में शुल्क नहीं लगेगा, तो टैरिफ वॉर खत्म हो गया है और संयुक्त जो बयान है वो जारी हो गए हैं कि किस तरीके से अमेरिका और भारत की ट्रेड डील आगे बढ़ेगी। पॉइंटर्स का इंतजार था, उस रूपरेखा का इंतजार था और वो रूपरेखा भी अब सामने आ गई है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें सामने रहेंगी। अमेरिका की तरफ से जो प्रेस रिलीज सामने आई है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से उत्पादों को संरक्षण भारत में मिलेगा वो भी हम आपको विस्तार से पूरी सूची दिखाएंगे। तो भारतीय जो अनाज है उनको संरक्षण दिया गया है, कृषि उत्पाद, फल उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, भारतीय जिस तरीके से ये कृषि उत्पाद है उनको संरक्षण दिया गया है। इससे जुड़े जो किसान हैं उनके हितों का ध्यान भारत सरकार की तरफ से रखा गया है। और अब बात करते हैं बिहार की हाई वोल्टेज राजनीति की। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। देर रात 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। देर रात पटना के आवास से पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। हालांकि इस गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव के जो समर्थक थे और जो पटना पुलिस थी उनके अधिकारियों से नोकझोंक भी देखने को मिली। पप्पू यादव इस बात पर अड़े थे कि मैं रात में थाने नहीं जाऊंगा। हालांकि बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस से पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए थे। आज सुबह 10 बजे पप्पू यादव को कोर्ट में पटना पुलिस पेश करेगी। दरअसल देर रात पुलिस की एक टीम पटना में पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पहुंची थी, जहां पर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और पुलिस टीम के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही, हंगामा होता रहा। कई घंटों के इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और अस्पताल ले जाकर उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसको लेकर पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। दरअसल ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है पप्पू यादव के मुताबिक क्योंकि जहानाबाद की बेटी और नीट छात्रा के मामले में आवाज उन्होंने उठाई है और इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में सांसद के खिलाफ एक्शन लिया है। उन पर किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप लगा है और उसके बाद यह गिरफ्तारी की गई है। बिहार की सियासत में बीती रात इसी चीज को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी का जमकर विरोध हुआ, हालांकि पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।
पप्पू यादव पर आरोप है कि 31 साल पहले पटना में जिस घर को किराए पर लिया था उस घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और अपना दफ्तर खोल लिया। अब उसी मामले में जब कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए माहौल गर्मा दिया। पप्पू यादव का आरोप है कि पुलिस सिविल ड्रेस में उन्हें रात के अंधेरे में पकड़ने आई जैसे वो कोई पेशेवर अपराधी हो। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस उन्हें गोली मार सकती है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी गार्ड नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे। बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश अदालत ने 3 दिन पहले दिया था। जब पुलिस वारंट लेकर पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थक इसका विरोध करने लगे। काफी हंगामा हुआ। पप्पू यादव के समर्थकों की पुलिस से तीखी बहस हुई, लेकिन पुलिस के आगे पप्पू यादव के समर्थकों की एक न चली। पुलिस जबरन पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले गए। पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि 31 साल पुराना केस सिर्फ बहाना है, असल में उन्हें नीट छात्रा के पक्ष में आवाज उठाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर पहले तो पप्पू यादव ने साथ जाने से मना कर दिया। बिहार पुलिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और फिर समर्थक भी पुलिस से भिड़ गए। लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए, नहीं चल रहे, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोल रहे हैं? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए, ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है, कर रहे हैं फालतू का बहस करने का, सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था चलने में। लेकिन आपको समझा जाएगा ना, वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट लाइए, दिखाइए, हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए, बिल्कुल पावर है, बिल्कुल बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है, ठीक तो है, तो भाग रहा है। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए, गुलाम कर दिए। बैठ का है, अब गिरफ्तारी हुई तो क्या आपको लगता है जान को भी खतरा है? नहीं, जान के तो बिल्कुल खतरा है। जब आधी रात को आप एक MP सांसद है, उतने आधी रात को ले गए, मतलब कुछ ना कुछ जरूर खतरा है। आगे चल के वो SP भाग। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब पप्पू यादव के साथ में अत्याचार हुआ है और ये गरीब को मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, इनको दबाने के चलते इनको जेल भेजने का साजिश किया गया है। सही मायने में आज स्पष्ट हो गया, पूरे बिहार के लोगों ने देख लिया कि यह सरकार नीट मामले की बच्ची के बलात्कारियों को बचाना चाहती है। यह आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। एकलौता माननीय सांसद थे जो उस बच्ची का आवाज लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे थे। एक यही उम्मीद थे उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक बच्ची का बलात्कार होता है और उसको कोई अगर उठाते हैं, माननीय सांसद पूर्णिया के उठाते हैं, तो 31 साल पुराना मामलों को आज खोद कर निकालते हैं। क्या 30 साल से सरकार सोई हुई थी? पुलिस इतना हड़बड़ी में थी कि उसके पास वारंट का कॉपी भी नहीं था और उसको 1 से 1.5 घंटे लग गए वारंट कॉपी निकालने में। सोचिए, इसी से समझ में आता है कि नीट मामले में कितने बड़े बड़े लोग, इस सरकार के दल के लोग संलिप्त हैं। इसी से आपका ये आरोप है बड़ी साजिश रची जा रही है, जान को भी खतरा है? जान की पूरी तरह से खतरा है। आप ड्राइवर हैं उनके? जी। अच्छा, आप उनको यहाँ पे लेके आए कितने बजे आवाज पे? 9 बजे कुछ मिनट इसने आया। आप पुलिस की टीम कब पहुंची है? उसके बाद 10 मिनट बाद आके पुलिस की टीम क्या बोली? ऊपर गया, डायरेक्ट गया ऊपर, आपको गिरफ्तार करना है। हाँ, तो ये क्या बोल रहे थे? बोला वारंट दिखाइए। पुलिस वारंट दिखा पाई? अब भी बाद में आया लेके। अच्छा, जब बड़ी अधिकारी आए तब वारंट आया? हाँ, SP साहब आए हैं। पहले वारंट नहीं था? नहीं, उसे कुछ नहीं लेकर आया। और ये अपना वारंट खोज रहे थे, दिखाइए। जी। वहीं पटना के SP सिटी ने बताया कि सांसद के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन तय तारीख पर पेश न होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी करने का आदेश मिला था। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था जो IPC की विभिन्न धाराओं 468, 504, 120 के तहत दर्ज था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश की निर्गत की गई थी। उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं। केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों वाली तस्वीर सामने आई। इसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर हंगामा किया।
आरोप है कि स्कूल के सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे थे। जब इसकी खबर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को मिली तो स्कूल में आकर इसका विरोध किया। दरअसल स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लगाई गई थी, जबकि मां सरस्वती, भारत माता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी थी, जिसे देखकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। बता दें कि पूरा मामला चंदौसी तहसील के फतेहगढ़ स्थित नगला पूर्वा गाँव का है। इस पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम और प्रिंसिपल पुष्पा देवी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मामले में थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। आरोप लगाया कि स्कूल में नियमों के विपरीत धार्मिक गतिविधियां कराई जा रही हैं। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में 15 साल की लड़की के अंडाणु बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। इस पूरे रैकेट के पीछे एक मुस्लिम महिला का नाम भी सामने आया है। किराए की कोख के इस रैकेट का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब नाबालिग लड़की की मां ने थाने में तहरीर दी कि उसकी 15 साल की बेटी का अपहरण किया गया और आईवीएफ सेंटर में ले जाकर उसका ओवा एक्सट्रैक्शन करा दिया गया। पुलिस ने मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कहीं इस किराए की कोख वाले रैकेट के तार दूसरे शहरों से तो नहीं जुड़े, क्योंकि आरोप है कि इस रैकेट में उन नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जाता है जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं होती। कई लड़कियों को आईफोन और कुछ नकदी का प्रलोभन दिया जाता था और फिर उनके अंडाणु का सौदा किया जाता था। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक बाघ ने दहशत मचा रखी थी, जिसे वन विभाग की स्पेशल टीम ने पकड़ा तो पूरे शहर ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस बाघ की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। लेकिन जब वही बाघ वन विभाग की स्पेशल टीम के शिकंजे में आए तो उसे देखने के लिए लोग सड़क पर उतर आए, क्योंकि इस बाघ के चलते कई गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। यही वजह थी कि इस बाघ को पकड़ने के लिए पुणे से रेस्क्यू टीम बुलाई गई, जिसने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा जाल लगाया कि शिकारी बच नहीं पाया। रेस्क्यू टीम ने बाघ को बेहोश किया और फिर उसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। इस सफल ऑपरेशन के लिए ईस्ट गोदावरी के जिले के प्रशासन ने रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफ की, क्योंकि ये बाघ पूरे जिले के प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, जो आए दिन किसी न किसी मवेशी को शिकार बना रहा था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों से एलुरु होते हुए ईस्ट गोदावरी तक पहुंचा था। यूपी के बुलंदशहर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी के उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की, लेकिन मदद करने की जगह उल्टा हेड कांस्टेबल युवती का शोषण करने लगा। दरअसल युवती सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो बनाती थी, जिसको लेकर उसके पड़ोस में रहने वाला फैज अहमद नाम का व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ। वहाँ पर फैज अंसारी नाम का लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरी वीडियोस उठाकर अपने इंस्टा पर लगाता था और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता था। लेकिन जब युवती परेशान होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंची तो मदद करने की जगह हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी ने युवती को ही परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत लेकर मैं कोतवाली गई। जब मैं कोतवाली पहुंची तो वहाँ पर सबने मुझसे कहा है कि ये कुलदीप राठी जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। वो मेरी समस्या का समाधान करने की बजाय बल्कि उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गए और मुझसे गलत संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश करी। मुझे इतना हरास कर दिया गया है, इतना ज़्यादा मुझे मेंटली ट्रॉमा दे दिया गया है कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुकी हूँ। जब युवती ने आप बीती मीडिया के सामने बताई तो बुलंदशहर कोतवाली में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को सस्पेंड कर दिया और साथ ही युवती की लिखित शिकायत पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा। बिहार में लंबे समय से शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी अवैध शराब का खेल लगातार चल रहा है, क्योंकि ऐसी ही विदेशी शराब की खेप बिहार के नवादा से पकड़ी गई तो हड़कंप मच गया। दरअसल शराब को एक ऑटो में ले जाया जा रहा था, कहीं कोई पकड़ा ना जाए इसके लिए बकायदा ऑटो के अंदर एक तहखाना बनाया गया, जिसे देखकर खुद पुलिस दंग रह गई, क्योंकि शराब माफिया एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन दिनों बिहार में शराब तस्करी के लिए कर रहे हैं। लेकिन नवादा की पुलिस के आगे शराब माफिया के जुगाड़ काम नहीं आया। पुलिस ने ऑटो से 40 बोतल विदेशी शराब जब्त की, जिससे बसोडीह के बरबीघा ले जाया जा रहा था। लेकिन शराब अपनी मंजिल तक पहुंच पाती उससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं शराब के साथ ऑटो के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी खबर है दिल्ली से। जनकपुरी हादसे में युवक की मौत पर एक्शन में है दिल्ली सरकार। लापरवाही बरतने पर जल बोर्ड के 3 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और लापरवाही अगर मिली
तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मंत्री प्रवेश वर्मा ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सभी सीवर, सड़क और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों का अब सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा, यह भी फैसला लिया गया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दिल्ली जल बोर्ड ने भी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। तो जिस तरीके से गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई थी, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है और इस पूरे मामले पर यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी की लापरवाही मिली तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित होगी और दिल्ली जल बोर्ड ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी है। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। ये बहुत ही दुखद जो हादसा हुआ और हम बहुत ही दुख से, शोक से पीड़ित हैं इसकी वजह से। और मेरा मानना यह है कि सरकार ने आदेश दे दिया है और जो भी इसमें अधिकारी जिसका भी फॉल्ट होगा उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये उसका भरपाई तो नहीं है, मगर ऐसा है कि आगे ना हो इसकी भी हमें चिंता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने अपने सभी अधिकारियों को कहा है कि इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अपने अपने इलाकों में देखिए कहीं पर भी ऐसी है तो उसको तुरंत गड्ढों को भरा जाए या उसको ऐसा कवर किया जाए कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। यूपी के नोएडा के बाद अब दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने युवक की जान ली। सड़क पर बने गड्ढे में कमल नाम का युवक रात भर तड़पता रहा, लेकिन वक्त पर सरकारी मदद नहीं मिली और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दफ्तर से लौटते वक्त कमल इसी गड्ढे में गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन बैंक में काम करने वाले कमल को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी। रात के वक्त तेजी से घर की ओर जा रहा था, तभी इस गड्ढे में बाइक समेत समा गया और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। वो असिस्टेंट मैनेजर था बैंक पे HDFC। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि गड्ढा कितना गहरा है। हादसे के बाद बॉडी और बाइक निकालने के लिए गड्ढे में सीढ़ी लगानी पड़ी और फिर क्रेन की मदद से बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। शायद गहराई की वजह से ही हादसे के वक्त उसकी आवाज इसमें दब गई होगी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर परिवार वालों ने कमल की तलाश शुरू कर दी। कैलाशपुरी के रहने वाले कमल की तलाश करते हुए परिवार के लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को आखिरी लोकेशन बता दिया, लेकिन वहां भी कमल नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अगर सही तरीके से मदद की होती तो कमल बच सकता था। सुबह 7 बजे पुलिस ने जानकारी दी कि कमल की बॉडी गड्ढे से बरामद हुई है। तो सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना ये, तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता। परिजनों का आरोप है कि गड्ढे के पास लोगों को सावधान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जानबूझ के गड्ढे में घुसेगा। पर्दा सुबह लगाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गड्ढे में गिरे कमल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। इस मामले पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर काम किया जा रहा था। एक बार जांच के लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कहा है, वो एक कमेटी बनाकर सब सुरक्षा मानकों का ऑडिट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो इस साइट के इंचार्ज और ठेकेदार दोनों को दंडित किया। तो दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री का दावा है कि जल बोर्ड सभी मानकों का ध्यान रखकर गड्ढे की खुदाई कर रहा था। जांच के लिए कमेटी बना दी गई, लेकिन सवाल यह है कि गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी थी तो फिर युवक गड्ढे में कैसे गिर गया। परिजनों का आरोप है कि जिस ओर से कमल आ रहा था उधर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। क्या कोई ऐसा बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा हो कि काम चालू है, आगे गड्ढा है, डायवर्जन के संकेत, रेड रिबन या चेतावनी लाइट्स लगाई गई थी? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि परिजनों के कहने पर दिल्ली पुलिस ने आखिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मौत का असली गुनहगार कौन है और उसके खिलाफ कार्रवाई आखिर कब की जाएगी। दिल्ली की सड़क पर और कितने ऐसे मौत के कुएं हैं, ये भी क्या आंकड़ा सरकार के पास है?
कभी कोई युवराज तो कभी कोई कमल सिस्टम की लापरवाही के चलते मौत की नींद सो जाता है, लेकिन सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि ऐसी लापरवाही के चलते होने वाले हादसों में हर रोज 17 लोगों की मौत होती है। यानी कि साल में 6000 लोग काल के गाल में सिस्टम की वजह से समा जाते हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि गड्ढों की वजह से सालाना 5840 हादसे होते हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, यानी कि हर रोज 6 मौत। इसी तरह सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक साल में 9500 हादसे होते हैं और लगभग 4000 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि रोजाना 11 लोग इसी तरह सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते हैं। कभी कोई युवराज तो कभी कोई कमल। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फूस काटने गए एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाघ ने हमला किया दूसरे किसान मदद के लिए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ ने किसान पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद गांव में मातम है। गांव वालों में बाघ की दहशत फैल गई है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। गांव वाले से वन विभाग की लापरवाही बता रहे हैं, जिनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं हादसे के बाद जांच टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक्सप्रेसवे की नाली में पड़ा मिला। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही थी, तभी किसी की नजर कंबल में लिपटे एक शव पर पड़ी। जब पुलिस ने आकर जांच की तो शव एक महिला का निकला, जिससे पूरे एक्सप्रेसवे पर हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शव कंबल में लिपटा मिला, लेकिन इतने व्यस्त एक्सप्रेसवे पर किसने ये शव रखा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या कैसे हुई। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आसपास के थानों में गुमशुदगी की जानकारी भी जुटाई जा रही है ताकि महिला की पहचान की जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीड़ से भरे बाजार में चलती हुई एक्सयूवी कार आग का गोला बन गई। कार में सवार पति पत्नी को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल पति पत्नी काले रंग की एक्सयूवी कार में बैठकर दुर्गापुरा पुलिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी होप हॉस्पिटल के पास कार के बोनट से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते इंजन में आग की लपटें उठने लगी। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही पति पत्नी कार से उतर गए और दोनों की जान बच गई। लेकिन अचानक आग का गोला बनी कार को देख राहगीर दहशत में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई, लेकिन कार कबाड़ में तब्दील हो गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ताज होटल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में दमकल की 11 गाड़ियां लगी, तब जाकर आग बुझी। आग निर्माणाधीन होटल की बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी जद में ले लिया और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन आग और ज्यादा विकराल होती फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, होटल में काम कर रहे लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। साथ ही होटल निर्माण के काम में लगे करोड़ों रुपए के सामान को बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त आग लगी बेसमेंट में कोई नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। वहीं आग के पीछे निर्माण कार्य में लगी मशीनों में हुए फॉल्ट को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आग लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन पैराग्लाइडिंग के दौरान 2 पायलट अचानक अपना नियंत्रण खो बैठे और सीधे नीचे आ गिरे। लोगों को लगा था कि नीले आसमान में दोनों पायलट करतब कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों पैराशूट पर नियंत्रण खो बैठे और धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। जब दोनों ने उड़ान भरी थी तो सब कुछ सही था, लेकिन लैंडिंग के वक्त उनका पैराग्लाइडर अचानक असंतुलित हो गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़े। हादसे में दोनों को कमर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इस दौरान मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि हड़कंप मच गया। जैसे ही बुलडोजर ने मकान की बुनियाद के आखिरी पिलर पर वार किया, पूरा का पूरा मकान धड़ाम से नीचे आ गिरा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मकान गिरते ही पल भर में पूरा इलाका धुएं के गुबार में गुम हो गया। इन सब के बीच सबको चिंता बुलडोजर के ड्राइवर की थी, जो अतिक्रमण को हटा रहा था। बाद में पता चला कि बुलडोजर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उस वक्त सब सन्न रह गए जब क्रिकेट के मैदान पर एक प्लेयर अचानक गिर गया और फिर जो हुआ उससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बल्लेबाज ने आगे बढ़कर शॉट मारा, बॉलर ने गेंद को पकड़ा और फिर दूसरे छोर के बल्लेबाज ने अंपायर को पकड़ लिया और चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अंपायर और बॉलर ने पवेलियन की तरफ इशारा किया, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक क्रिकेटर प्रवीण पवार की सांसों की डोर टूट चुकी थी। प्रवीण पवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर के आसपास घरेलू स्तर पर प्रवीण पवार का काफी नाम था। लुटेरी दुल्हन के कारनामे तो आपने अक्सर खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी जालसाज दूल्हे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो यूपी के झांसी से एक ऐसी खबर सामने आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। ये इतना शातिर है कि इसने पिछले 6 साल में 3 शादियां कर ली हैं। हद तो तब हो गई जब इसने न केवल सभी को एक एक कर घर से निकाला, बल्कि उनके कीमती जेवरात और दहेज का सामान भी जब्त कर लिया। लेकिन जैसे ही तीनों को भनक लगी कि ये फरेबी दूल्हा अब चौथी शादी करने जा रहा है, तो तीनों के तीनों एसपी ऑफिस पहुंच गए और इसकी पुलिस से शिकायत कर दी। पहले इनसे शादी की थी उनने, फिर दोबारा हमसे की, तीसरी बार इनसे की। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उनने। शादी हुई है हमको सन 2023 में। उसका बस यही धंधा है कि हम लोगों से जितने पैसे दहेज के ले लेता है और लड़कियों से शादी करता रहता है। बस ऐसे आदमी ढूंढता है कि जो उनके खिलाफ ना जाए। सुनील ने पहली शादी 2019 ललितपुर में की, इसके बाद दूसरी शादी 2022 और तीसरी शादी 2023 में की। तीसरी शादी से इसको एक बेटी भी हुई है, लेकिन अब सभी पत्नियां पुलिस के पास पहुंची ताकि चौथी वाली की जिंदगी बर्बाद न हो।